गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपकी पुस्तक संवाद सेतु का पाठ 10 रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, संदर्भ ग्रंथ की महत्ता के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको जो वीडियोस भेजे हैं उनमें हमने इनकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी। इसके अलावा रिपोर्टाज और यात्रा वृत्तांत के बारे में हम बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि रिपोर्टाज क्या होती है, कैसे लिखी जाती है। इसके अलावा यात्रा वृत्तांत क्या होते हैं और यात्रा वृत्तांत किस तरीके से लिखे जाते हैं, कौन लिखता है, किस किस तरह के साहित्यकारों ने किस किस तरह के यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, इन सब के बारे में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब हम बात कर रहे थे डायरी लेखन की। डायरी लेखन क्या होता है? वैसे तो कहते हैं कि डायरी जो है, डायरी लेखन का जो कार्य है वो कोई भी व्यक्ति बहुत ही अपने शौक़ से करता है, लेकिन फिर भी कई लोग डायरी लेखन को इस तरीके से लिखते हैं कि उसे साहित्यिक रूप भी प्रदान किया गया है। तो हम बात करते हैं विस्तृत रूप से डायरी लेखन की। डायरी को हिंदी में दैनंदिनी भी कहते हैं। दैनंदिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रोज़ लिखी जाती है। वैसे तो हम सभी कभी न कभी डायरी लिखते हैं। विद्यालयों में अध्यापक डायरी लिखवाते हैं। तो विद्यालय में जो अध्यापक की डायरी होती है वो अलग तरह से होती है। वे गृह कार्य देते हैं। बच्चों के पास भी उनकी दैनंदिनी यानी डायरी होती है, जिसमें वो अपना गृह कार्य, अपना होमवर्क नोट करते हैं और उस होमवर्क के बाद में वो घर जाकर उस होमवर्क को डायरी में से देखकर करते हैं। विद्यालय गतिविधियों की अन्य सूचनाएं भी विद्यार्थियों को डायरी में लिखवाई जाती है। डायरी इसीलिए होती है कि आपको एक स्थान पर अपनी समस्त जानकारी प्राप्त हो जाए। तो विद्यालय में छोटे बच्चों के पास में दैनंदिनी के रूप में डायरी हर बच्चे के पास में होती हैं, और वो इसीलिए होती है कि उसमें जो गृह कार्य दिया जा रहा है वो सभी एक ही स्थान पर लिखा जाए, और विद्यालय की जितनी भी गतिविधियां हैं या विद्यालय संबंधी कोई भी जानकारी या कोई भी सूचना उन्हें प्रदान करनी है तो वो डायरी के अंतर्गत ही लिखी जाती है। किंतु हम जिस डायरी विधा की चर्चा कर रहे हैं वह विद्यालयी डायरी से थोड़ी भिन्न है। तो ये तो एक सामान्य सी डायरी होती है। इसके अलावा जो हम डायरी लिखते हैं, कई लोग लिखते हैं रोज़ अपने दिन भर की प्रतिक्रियाएँ, अपने दिन भर की गतिविधियाँ, वो भी डायरी लिखते हैं रात को सोने से पहले। वो डायरी भी कुछ अलग तरह की होती है। लेकिन हम जो डायरी विधा की बात कर रहे हैं, जिसे साहित्य में स्थान दिया गया है, वो डायरी कुछ अलग तरह की होती है। व्यक्ति जब अपने अनुभवों को प्रतिदिन लिखता है वह डायरी कहलाती है। इसे रोज नामचा, दैनंदिनी और दैनिकी भी कहते हैं। डायरी को 3 अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। रोज नामचा यानी रोज का वर्णन, दैनंदिनी और दैनिकी भी कहा जाता है। भारत में भी डायरी लेखन की परंपरा नई नहीं है। भारत में बही लिखने की प्रवृत्ति अति पुरातन है। आपने देखा होगा जो भी व्यापारी लोग होते हैं वो बही खाता लिखते हैं। बही खाते में वो रोज का हिसाब लिखते हैं। व्यावसायिक दैनंदिनी लेखा जोखा बही खाते में ही करता आया है। जो भी व्यवसायी व्यापारी होता है वो अपने रोज का लेखा जोखा, कितना खर्च हुआ, कितना आया, इन सबका हिसाब किताब जो है वो सारा बही खाते के अंतर्गत ही लिखता है। कई शताब्दियों से यहाँ डायरी लिखी जा रही है और कई 100 सालों से डायरी लिखती आ रही है। लगभग सभी सम्राटों, राजाओं के यहाँ रोज नामचा लिखने वालों की नियुक्ति इसी कार्य के लिए की जाती थी। और हम पुराना इतिहास उठाकर देखें तो उसमें भी कई सम्राट, कई राजाओं के यहाँ पर भी रोज नामचा यानी डायरी लिखने का कार्य किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा किया जाता था, और उसे विशेष व्यक्ति को इस काम के लिए नियुक्त भी किया जाता था और उसके लिए उसे अलग से मेहनताना दिया जाता था। वे राज्य में हुई प्रतिदिन की घटनाओं का उल्लेख करते थे। हमें भी इतिहास के बारे में जो जानकारियाँ प्राप्त होती वो इसी तरह की डायरियों से या इसी तरह के लेखों से ही प्राप्त होती हैं। तारीख या तवारिख शब्द ही यह स्पष्ट कर देते हैं कि उस युग में ऐतिहासिक कृतियाँ पहले दैनंदिनी विवरण के रूप में प्रस्तुत हुआ करती थी और अंत में उनका समुचित या संकलित रूप काल विशेष का इतिहास हो जाता था। तो उस समय जो भी ऐतिहासिक घटनाएँ हुआ करती थी वो दैनंदिनी के रूप में ही लिखी जाती थी, और उन्हीं का संकलित या समुचित रूप जो है वो हमारे लिए इतिहास बन जाता है, जिसे हम आने वाले समय में पढ़ते हैं। मुस्लिम इतिहासकार प्राय
इसी पद्धति से इतिहास प्रस्तुत किया करते थे और जितने भी मुस्लिम इतिहासकार थे वो भी इसी पद्धति के आधार पर ही इतिहास को प्रस्तुति देते थे। प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों और बहियों आदि से पता चलता है कि राजघरानों एवं संपन्न परिवारों में कहीं कहीं दैनंदिनी विवरण लिखने की परंपरा भी थी और कई प्राचीन जो हस्तलिखित यानी हाथों से लिखी हुई किताबें हैं या जितने भी बही खाते हैं, रोज़ का लेखा हिसाब रखने वाली जो किताबें हैं, उनसे पता चलता है कि जितने भी राजघराने, राजाओं के परिवार और संपन्न परिवार हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं डायरी ज़रूर लिखा करते थे। इन विवरणों में मुख्यतः नित्य के आय व्यय का हिसाब और तत्कालीन घटनाओं का ब्यौरा रहता था। तो इस तरह की जो किताबें हमें मिलती है, पुस्तकें जो हमें मिलती हैं, उनके अंतर्गत हमें या तो रोज़ का हिसाब किताब मिलता है या फिर उस समय की कुछ विशेष घटनाओं के बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। जीवन परिवर्तनशील है, गतिशील है। हमारे जीवनानुभव प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। हमारा जो जीवन है वो परिवर्तनशील होता है। आज जो समय है कल वो समय नहीं होगा, गतिशील है। आज का दिन बीत गया, आने वाला कल में बदल जाएगा। तो हमारे जो जीवन के अनुभव हैं वे भी रोज़ दिन के हिसाब से ही बढ़ते जाते हैं। जैसे जो छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके अनुभव कुछ कम होते हैं और जैसे जैसे वो जीवन यापन करता है, समय व्यतीत करता है, वैसे वैसे उसके अनुभव भी बढ़ते जाते हैं। डायरी लेखन का हमारे व्यक्तित्व को सुधारने एवं संवारने में अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तो डायरी लेखन जो होती है वो हमारे व्यक्तित्व को सुधारने और संवारने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर कोई बुरी आदत है और वो अपनी उस बुरी आदत का लेखन उस डायरी में करता है या किसी अच्छी आदत की, अपने नैतिक गुणों की चर्चा उसमें करता है, तो कोई व्यक्ति उसकी डायरी पढ़ता है तो उससे प्रभावशाली लग सकती है या वो उससे प्रभावी हो सकता है। या जो व्यक्ति खुद कोई डायरी लिख रहा है अपने किसी बुरी आदत के बारे में, किसी बुरे व्यवहार के बारे में चर्चा कर रहा है, तो वो उसे पढ़कर अपने आप में उस बात को अनुभूत कर सकता है कि उसमें ये बुरी आदत है या गलत उसका व्यवहार है, तो उसे बदल भी सकता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन भी ला सकता है। जीवन के आरंभिक दिनों में डायरी लेखन का कार्य कालांतर में बड़ा मूल्यवान सिद्ध होता है। जीवन के आरंभिक दिनों में जो डायरी लिखी जाती है तो कालांतर यानी आने वाले समय में बड़ा ही मूल्यवान सिद्ध होता है। अधिक आयु में जब हम हमारी लिखी डायरी को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि पूर्व दिनों की अपेक्षा हम में कितना परिवर्तन आया है। क्योंकि जो व्यक्ति प्रारंभ से, बचपन से अगर डायरी लिख रहा है तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद जब वो अपनी डायरी को पढ़ता है तो वो देखता है कि उसमें स्वयं में भी उसने कितना ज़्यादा परिवर्तन लाया है और उसके साथ साथ जो समय है उसमें भी कितना ज़्यादा परिवर्तन और बदलाव आ गया है या उसके आसपास के लोगों और परिस्थितियों में कितना बदलाव आ गया है। हमने जीवन को किस ढंग से जिया है, हमें ये सोचने का अवसर भी मिलता है। हमने अपने जीवन में क्या खोया और क्या पाया, इसकी पूरी जानकारी, इसका पूरा लेखा जोखा भी हमें हमारे द्वारा लिखित डायरी कालांतर में पढ़ने पर पता चलता है। हमें यह पता चलता है कि पिछले दिनों की तुलना में हम जीवन में कितने गंभीर और परिपक्व हुए या नहीं भी हुए, ये जानकारी भी हमें अपनी डायरी के माध्यम से ही प्राप्त होती है। यूँ कहें कि डायरी हमारे बीते जीवन का सच्चा दर्पण है तो अनुचित नहीं होगा। इसीलिए लेखक यहाँ पर डायरी को अपने बीते हुए समय का सच्चा दर्पण कह रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। और ऐसा कहने का कारण ये है, डायरी को हम सच्चा दर्पण इसलिए कह सकते हैं क्योंकि डायरी के माध्यम से हम अपने बीते हुए समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हमारा जो बीता हुआ समय है वो चाहे अच्छा रहा चाहे बुरा रहा, उसकी संपूर्ण जानकारी हमें वो भी सच्चाई के रूप में हमें डायरी के अंतर्गत मिलती है। क्योंकि जो भी डायरी लिखी जाती है उस डायरी में कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं लिखता, जो भी लिखे जाते हैं वो सब सत्य होते हैं, तथ्य होते हैं और बिल्कुल यथार्थ के रूप में उस डायरी को लिखा जाता है। अपने अनुभवों, विश्वासों और आकांक्षाओं की प्रौढ़ता का विकास क्रम समझने का यह आकर्षक और रमणीय साधन है। और हमारे जितने भी अनुभव होते हैं, हमारे जितने भी विश्वास हैं, हमारी जो आकांक्षाएं, हमें अपने जीवन में क्या बनना है, क्या करना है, इसकी जानकारी हमें उस डायरी से मिलती है। और कुछ समय बाद हम उस डायरी को पढ़कर ये प्राप्त करते हैं कि क्या हमने अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त कर लिया या हमने जो कुछ सोचा अपने जीवन में, क्या हमने अपने सपने पूरे कर लिए। डायरी आधुनिक काल का शब्द है तथा यह विधा भी आधुनिक काल की नवीनतम विधाओं में से है। डायरी लेखन की जो कला है वो आधुनिक काल में प्रारंभ की गई थी।
डायरी शैली आत्मकथात्मक भावप्रवण गद्य विधा है। डायरी जो लेखन का तरीका है उसे हम आत्मकथात्मक या भावप्रवण गद्य विधा कह सकते हैं। आत्मकथात्मक इसलिए है क्योंकि डायरी हमेशा व्यक्ति स्वयं अपने लिए ही लिखता है और स्वयं की ही जानकारी उसके अंतर्गत वो देता है। डायरी का शाब्दिक अर्थ प्रतिदिन की घटनाओं का प्रभावी ढंग से लेखन यानी डेली रिकॉर्ड ऑफ इवेंट है। यानी डायरी का जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ हम ये लगा सकते हैं कि रोज़ की जो घटनाएं हैं उन्हें प्रभावी ढंग से हम लिखते हैं। यानी रोज़ की घटना जो हमारे साथ घटित हुई उसे हम बहुत ज़्यादा प्रभावी और आकर्षक रूप से लिखते हैं। उसमें जो शब्दावली कम मिली जाती है वो शब्दावली थोड़ी सामान्य से अलग होती है। व्यवहार में हम देखते हैं कि डायरी या दैनंदिनी लेखन में उस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लेखक अपने दैनिक अनुभवों यानी थोड़े बहुत विस्तार से का भेंट वार्ताओं का स्थानिक निरीक्षणों का विवरण देते हैं। यानी अगर हम ये देखें कि डायरी और दैनंदिनी लेखन में जो भी लेखक कार्य कर रहा है या जो भी लेखक लिख रहा है तो वो अपने अनुभवों का विस्तृत वर्णन उस डायरी में करता है। उसकी जितनी भी भेंट वार्ताएं हुई हों, कोई स्थानिक निरीक्षण हो, कोई जानकारी हो, किसी विशेष व्यक्ति से वो मिला हो, तो सबकी जानकारी हमें उस डायरी के माध्यम से प्राप्त होती है। आज डायरी के माध्यम से विभिन्न समस्याएं और विचार प्रस्तुत होने लगे हैं। आज डायरी लेखन की जो विधा है उसे पूरी तरीके से अपना लिया गया है और उस डायरी लेखन के माध्यम से हमें बहुत सारी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और बहुत सारे विचार भी हमें प्राप्त होने लगे हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों से प्रभावित होकर हम भी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। डायरी का संबंध प्रत्यक्षतः एक व्यक्ति से होने के कारण इसमें वैयक्तिकता की प्रधानता होती है। डायरी क्योंकि किसी एक विशेष व्यक्ति से जुड़ी हुई होती है या हम ये कहें कि डायरी के अंतर्गत हमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इसीलिए इसमें वैयक्तिकता की जो भावना है वो प्रधान रूप से मिलती है। प्रत्येक समस्याओं पर डायरी लेखक आत्मपरक दृष्टि डालता है। जितनी भी समस्याएं कोई भी लेखक अपने आसपास महसूस करता है तो वो अपनी दृष्टि में उस डायरी के अंदर उसको स्थान ज़रूर देता है। आत्मचिंतन और अपने भोगे हुए संदर्भों को प्रस्तुत करता है और अपना आत्मचिंतन किसी भी बात के बारे में, किसी भी विषय के बारे में, उसकी खुद की स्वयं की क्या सोच है, क्या अनुभूति है, क्या अनुभव है, उन सब को भी वो उसमें लिखता है और अपने भोगे हुए संदर्भों को भी डायरी के अंतर्गत प्रस्तुत करता है। आचार्य उमेश शास्त्री ने डायरी लेखन की कुछ विशेषताएं बताई हैं जो कि इस प्रकार से हैं। डायरीकार तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति करता है। जो भी डायरी लेखन का कार्य कर रहा है वो तात्कालिक का मतलब होता उस समय, जिस समय डायरी लिखी गई है उस समय संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति जो भी थी वो सारी भावों की अभिव्यक्ति हमें उस डायरी के अंतर्गत नज़र आ जाती है। यानी कई सालों बाद अगर कोई व्यक्ति या वो स्वयं भी उस डायरी को पढ़ता है तो वो उस तात्कालिक संवेदनात्मक भाव को महसूस कर सकता है। दूसरा है डायरी लेखन में व्यक्ति सापेक्षता अधिक रहती है क्योंकि डायरी लिखी ही किसी विशेष व्यक्ति के लिए, विशेष व्यक्ति के माध्यम से होती है तो उसमें व्यक्ति सापेक्षता नज़र आती है। डायरी लेखन में लेखक के आत्मीय गुण और प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। डायरी लेखन के अंतर्गत हम जो लेखक है, जो लिख रहा है, उसके आत्मीय गुण और उसकी प्रवृत्ति यानी उसकी जो भी उसका जो व्यवहार है, उसकी जो प्रकृति है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। डायरीकार लेख में समय और स्थान के संदर्भ को भी अपनी अभिव्यक्ति देता है। डायरी लिखने वाला समय और स्थान के बारे में भी जानकारी देता है तो हमें पता चल जाता है कि डायरी जब लिखी गई थी या ये जो घटना विशेष हम पढ़ रहे हैं उस घटना विशेष का समय क्या था और स्थान क्या था। डायरीकार अपनी भावना के प्रति ईमानदार होता है। जो डायरीकार होता है लिखते समय वो अपनी पूर्ण ईमानदारी रखते हुए, ईमानदारी का व्यवहार करते हुए डायरी लेखन का कार्य करता है। डायरी लेखन डायरीकार की प्रामाणिक अभिव्यक्ति होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि डायरी लेखन जो होता है वो किसी भी डायरीकार यानी डायरी लिखने वाले के लिए प्रामाणिक अभिव्यक्ति होती है क्योंकि उसके पास में बहुत सारे प्रमाण उस संदर्भ में होते हैं। डायरीकार साहित्यिक संभावना के प्रति उदासीन नहीं रहता। डायरीकार जो होता है वो साहित्यिक जो संभावना है उसके प्रति भी उदासीन नहीं रहता। वो साहित्य को ध्यान में रखकर भी अपनी लेखनी चलाता है। डायरी लेखन में सभी लेखन विधियों का स्पर्श रहता है और डायरी लेखन के अंतर्गत जितनी भी लेखन विधियां हैं उन सभी को उपयोग में लाते हुए डायरी लेखन का कार्य किया जाता है।
डायरीकार समय समय पर अतीत के अनुभवों की पुनर्समीक्षा करता हुआ आगे बढ़ता है। और जो डायरीकार होता है वो डायरी लिखते समय जो भी समय समय पर उसके पुराने अतीत में हुए अनुभव हैं उन सब की समीक्षा करता हुआ आगे की ओर बढ़ता जाता है। वो अपनी डायरी में उन सब को स्थान देता है और उनका वर्णन करता है। डायरी साहित्य का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। डायरी साहित्य के बारे में हम इस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या ये कह सकते हैं कि जो डायरी लेखन का कार्य होता है उसे हम इन 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत डायरियाँ, दूसरा है वास्तविक डायरियाँ, तीसरा है काल्पनिक डायरियाँ और चौथा है साहित्यिक डायरियाँ। जो पहला बिंदु है व्यक्तिगत डायरियाँ, उसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि उसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से होता है। दूसरी है वास्तविक डायरी। वास्तविक डायरी भी साहित्यिक रूप से ही मानी जा सकती है। काल्पनिक डायरी के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी लिखा जाता है वो वास्तविक न होकर काल्पनिक होता है। और चौथा है साहित्यिक डायरियाँ, जो कि साहित्य से जुड़ी हुई होती हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत डायरी। व्यक्तिगत डायरी का संबंध व्यक्ति विशेष से होता है, इसीलिए वो व्यक्तिगत कहला रही है। ऐसी डायरी में लेखक अपने जीवन के घटना प्रसंगों, निजी अनुभूतियों, विचारों अथवा आवश्यक तथ्यों को लिखता रहता है। डायरी जो व्यक्तिगत रूप से लिखी जाती है उसमें किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा उसके जीवन में घटित घटनाओं, प्रसंगों या कोई निजी अनुभूतियाँ हैं, निजी अनुभव हैं, उनको और किसी विशेष बात के लिए उसके किस तरह के विचार हैं, वो उनके बारे में क्या सोचता है तथा जितने भी आवश्यक तथ्य हैं, इन सब की जानकारी कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत डायरी के माध्यम से स्वयं के बारे में लिखता है। ये डायरियाँ गोपनीय होती हैं और ऐसी डायरियों को कोई भी व्यक्ति छुपा कर रखता है। कई बार ऐसी डायरियाँ हमें किसी विशेष व्यक्ति के मरणोपरांत ही प्राप्त होती हैं और उसके बारे में पढ़ने पर हमें उससे संबंधित पूरी जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति अपने यथार्थ को इसमें अंकित करता रहता है और इसमें व्यक्ति पूरी ईमानदारी के साथ में, चाहे उसमें कुछ बुराइयां हैं, चाहे कुछ अच्छाइयां हैं, उसने कोई अच्छे काम किए हैं, चाहे उसके द्वारा किसी गलत कार्य को किया गया है, किसी के हृदय को उसने दुखाया है, किसी का अपमान किया है, या वो किसी को अगर अपनी तरफ से पश्चाताप के रूप में सॉरी बोलना चाहता है तो इन सब का वर्णन भी वो उस डायरी में लिख देता है। ऐसा कहा जाता है कि डायरी लिखने पर किसी भी व्यक्ति के मन को एक असीम शांति की प्राप्ति होती है। जो चीज़ें वो किसी व्यक्ति विशेष से या अपने दोस्त से, अपने मित्र से, अपने रिश्तेदार से नहीं कह सकता, वो डायरी में लिखकर अपनी बात को कह सकता है। ये अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये वास्तविकता लिए हुए होती हैं और ऐसी डायरियों को बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें सब कुछ यथार्थ और वास्तविक होता है, यानी व्यक्ति विशेष के साथ घटित घटनाओं के बारे में ही जानकारी प्राप्त होती है। व्यक्तिगत डायरियों का महत्व साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साहित्यकार अपने अंतरंग साहित्यिक मित्रों के व्यक्तित्व की टिप्पणी डायरी में नोट कर लेता है। साहित्यकार जो होता है वो अपने किसी भी अंतरंग साहित्यिक मित्र के व्यक्तित्व की टिप्पणी डायरी में नोट करता है। अपनी अंतर्चेतना के मूर्त विचार तथा अपनी धारणा को डायरी के पृष्ठों में उतारकर पर्यालोचन करता रहता है और एक दिन यही डायरी उसके और उल्लेखित मित्रों के व्यक्तित्व को प्रकाशित कर देती है और जब वो डायरी देखी जाती है कुछ समय बाद तो उसमें उन दोनों के व्यक्तित्व को ही प्रकाश मिलता है। अतः ये मानना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता कि डायरी की वैयक्तिकता से साहित्य का कोई संबंध नहीं है। तो हम ये उचित नहीं मान सकते कि डायरी की जो वैयक्तिकता होती है, यानी किसी व्यक्ति विशेष की जो डायरी है उसका साहित्य से कोई संबंध नहीं होता, अवश्य होता है। साहित्य में सर्वप्रथम डायरी को शैली के रूप में स्वीकार किया गया। अब हम बात करते हैं साहित्य की। साहित्य जो है उसमें डायरी को शैली के रूप में स्वीकार किया गया था। शनै शनै का अर्थ है धीरे धीरे, जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया साहित्यिक विधा के रूप में इसका प्रवर्तन हुआ। फिर धीरे धीरे डायरी लेखन को साहित्यिक विधा के रूप में भी स्वीकार कर लिया गया। साहित्यिक डायरी में कल्पना को स्थान दिया जाता है और जो साहित्यिक डायरी होती है उसमें थोड़ी थोड़ी काल्पनिकता होती है। उसमें हम ये कह सकते हैं कि यथार्थ नहीं होता बल्कि कल्पना को स्थान दिया जाता है।
साहित्यकार कल्पना में यथार्थता को जीने की अनुभूति करता है, और जो भी साहित्यकार होता है वो कल्पना में यथार्थता को जीने की अनुभूति करता है, यानी कल्पना के साथ साथ वो कुछ कुछ यथार्थ को भी उसमें शामिल करता है। ऐसी डायरियों में रचनात्मक साहित्य का सर्जन होता है, और हम ये कह सकते हैं कि ऐसी डायरियों के अंतर्गत हम रचनात्मकता को अत्यधिक प्राप्त करते हैं, या रचनात्मकता को स्थान दिया जाता है, जिसमें क्रमबद्धता तथा अनवरतता बनी रहती है। और क्योंकि डायरी में रचनात्मकता का सर्जन होता है, इसीलिए उसमें क्रमबद्धता, जिसे हम कहते हैं सीक्वेंस, एक के बाद एक घटना, विस्तृत जानकारी जो भी हमें उस डायरी के माध्यम से प्राप्त हो रही है, वो एक तारतम्यता से आती है, क्रमबद्धता से आती है, सीक्वेंस में आती है, अथवा अनवरतता रहती है। और ऐसी डायरी जो लिखी जाती है उसके अंतर्गत हमें जो भी चीज़ मिलती है वो क्रमबद्ध रूप में मिलती है, जिससे पाठक आनंद की अनुभूति करता है। और क्योंकि वो चीज़ क्रमबद्ध होती है तो पाठक को पढ़ने में रुचिकर लगती है, आकर्षक लगती है, और इसी कारण से उसे समझ आती है और उसे आनंद की अनुभूति होती है। काल्पनिक साहित्य होते हुए भी अन्य विधाओं की तरह इस विधा में भी सरसता रहती है। काल्पनिक साहित्य भले ही हो, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से हम गद्य की और विधाएं पढ़ते हैं, जैसे नाटक का उपन्यास है, संस्मरण है, तो संस्मरण तो हम कह सकते हैं कि फिर भी थोड़ा सा सच्चाई पर आधारित होता है, यथार्थ पर आधारित होता है। लेकिन हम ये कहें कि जितने भी नाटक या उपन्यासों की रचना की जाती है, एकांकी लिखी जाती है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं ना कहीं यथार्थ पर ही टिकी हों, उसमें काल्पनिकता भी हो सकती है। और इस डायरी लेखन की बात करें तो डायरी लेखन में काल्पनिक साहित्य होते हुए भी अन्य विधाओं की तरह, जैसे वो विधाएं हमें सरस लगती हैं, रुचिकर लगती हैं, आकर्षक लगती हैं, पढ़ने में आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से इस विधा में भी सरसता मिलती है, जिससे पाठक के मन में ऊबन पैदा नहीं होती और पाठक को भी उसे पढ़ने पर आनंद की अनुभूति होती है। डायरी लेखन में कहीं एकालाप, कल्पित पात्र से बातचीत, कहीं विचार मंथन की गहनतम स्थितियों में प्रवेश, कहीं संसार से उपेक्षित होने या अपेक्षा की प्रवृत्तियों का उदय, कहीं आंतरिक गुण दोषों की अभिव्यक्ति आदि विशेषताएं इस विधा को महत्वपूर्ण बना देती हैं। हम ये देखते हैं कि डायरी के अंतर्गत जो एकालाप किया जाता है, एकालाप का मतलब है कि व्यक्ति अपने आप से अकेले ही बात कर रहा होता है, कल्पित पात्रों से बातचीत दिखाई जाती है उसमें, और कहीं विचार मंथन की गहनतम स्थितियाँ भी दिखाई देती हैं। विचारों की गहनतम स्थितियाँ कैसे दिखाई देती हैं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब लिख रहा होता है तो उसके मन में या उसके दिमाग में विचारों का मंथन चल रहा होता है, तो उस मंथन को वो उसमें प्रस्तुत करता है। कई संसार से उपेक्षित होने या अपेक्षा करने की वृत्तियों का उदय भी नज़र आता है। अगर किसी व्यक्ति को उपेक्षा मिली हो या किसी व्यक्ति को अपेक्षा मिली हो तो वो उस वृत्ति को भी उस डायरी के माध्यम से हमें दिखाने का प्रयास करता है। कहीं आंतरिक गुण दोषों की अभिव्यक्ति आदि विशेषताएं भी इस विधा को महत्वपूर्ण बना देती हैं। डायरी लेखन का प्रत्येक पृष्ठ पठनीय होता है, क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ एक उद्देश्य की सार्थकता को सिद्ध करता है। आगे हम ये कह सकते हैं कि जो डायरी लेखन है वो उसका जो एक एक पृष्ठ होता है वो बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और पठनीय भी होता है। पठनीय का अर्थ है जिसे पढ़ा जा सके, क्योंकि वो एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से आ रहा होता है, और इसीलिए प्रत्येक पृष्ठ एक उद्देश्य की सार्थकता को सिद्ध भी करता है। यानी डायरी लेखन में जिन भी चीज़ों को शामिल किया जाता है उसमें हर पृष्ठ अपना एक विशेष स्थान रखता है, और हर एक पृष्ठ एक उद्देश्य की सार्थकता को सिद्धि भी प्रदान करता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी डायरी लेखन के बारे में विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे।